23 अप्रैल को जो हिजबुल्लाह ने इजराइल में स्ट्राइक किया है उस पर हड़कंप मच गया है। एकड़ जो टाउन है, फेमस टाउन, लॉरेंस ऑफ अरेबिया फिल्म में भी जिसका जिक्र आता है, पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, अभी इसराइल के अंडर है। और एकड़ टाउन के नॉर्थ में शरागा बैरक्स, जो कि लेबनान बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ पर गोलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स और ईगोज यूनिट 621, उनके इलीट कमांडो यूनिट आईडीएफ की, उसके हेडक्वार्टर, वहाँ सीधे हमला किया ड्रोन से। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैं इस समय अमरावती में हूँ, चुनाव प्रचार में हूँ। कुछ वीडियोस आपके बीच में आने वाले 2-3 दिनों में कुछ इसी तरह के गुरिल्ला स्टाइल में मुझे बनाना पड़ेगा और आपके बीच में लाऊंगा। अब देखिए, मेन जो चीज़ है, हिजबुल्लाह ने जो किया है उसका जो एक पूरा व्यापक इम्पैक्ट है वो देखिए दोहरा पड़ रहा है। 17 अप्रैल को नहारिया में स्ट्राइक किया था हिजबुल्लाह में, जिस पे हमने एक वीडियो भी बनाया था। अब नहारिया क्या है? लेबनान बॉर्डर से 9 किलोमीटर दूर है। शरागा बैरिक्स 15 किलोमीटर दूर है। एकड़ का जो टाउन है बहुत बड़ा है, वो करीब 350 किलोमीटर दूर है हिजबुल्लाह से। हिजबुल्लाह के पास जो त्रिशीन नाम से जो मिसाइल्स हैं उनका 300 किलोमीटर रेंज है। और जब शरागा बैरिक्स में, जो कि 15 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जब ड्रोन्स गिरे और उन्होंने मैसिव डैमेज किया है, मतलब गुलानी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर्स, ईगोज यूनिट के हेडक्वार्टर्स, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो उसके जो सायरन्स हैं, पूरा अपर गैलिली जो पूरा एरिया है नॉर्थ इसराइल का, और जो एकड़ तक जाता है, एकड़ तक में आप बताइए एक हड़कंप मच गया एकड़ शहर में। 350 ये किलोमीटर जो दूर है, लेकिन हिजबुल्लाह के रेंज में है। अब देखिए, इसमें एक नई बहस शुरू हुई। नहारिया में जो 17 अप्रैल को जो अरब अल अरम शाह, वो नहारिया में ही है, वहाँ पर जो 19 से ज़्यादा इजरायली सैनिक घायल हुए और उसमें से कुछ की मौत भी होने की खबर है। वहाँ पर जो एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद अभी खबर आई है कि 2 लाख इजरायली जो सेटलर्स हैं वो नहारिया के आसपास से विस्थापित हो गए। पहले से ही 4 लाख से ऊपर जो सेटलर्स हैं विस्थापित हैं, जो लेबनान के मेतुल्ला और तमाम और जो सेटलमेंट्स हैं वहाँ से। और अब नहारिया से भी 2 लाख विस्थापित हो गए। और जो बात बार बार आ रही है इजरायली मीडिया में, वो यही आ रही है कि हिजबुल्लाह जो है वो अपनी जो मारक क्षमता है वो उसने उतनी तेज़ कर दी है कि इससे इजराइल कोप अप नहीं कर पा रहा है। इजराइल के पास जो भी एक, देखिए इजराइल जो भी चीज़ें हैं, अपने हथियार हैं एडवांस, ये वो उन इजराइल के डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं, वो उनके लिए बिजनेस है, वो पूरी दुनिया में बेचते हैं। इजराइल के पास वो लॉन्चिंग पैड्स तक नहीं है, आपको पता है, लॉन्चिंग पैड्स नहीं है। हिजबुल्लाह की खासियत ये मानी जाती है कि जो वो अपने जो मिलिट्री पोजीशंस बनाता है वो बड़ी सॉलिड होती है। इजराइल अपनी मिलिट्री पोजीशंस बना ही नहीं पाता। एक तो सेना को बेहद, सैनिकों को कम पैसा दिया जाता है, जबकि इजराइल दुनिया में हथियार बेचने में नंबर 1, मतलब अमेरिका के बाद नंबर 2 है। लेकिन अपने यहाँ अपने डिफेंस के लिए उसके पास केवल यही है कि सिविलियंस को मारो, इनोसेंट्स को मारो, अपने आप दुश्मन झुक जाएगा। ये इजराइल की सोच है और उसकी वजह से इसके यहाँ तो डिफेंसेस ही नहीं है। अब पूरी तरीके से एक बड़ा कोलाहल मच गया, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे तेल अवीव में क्या हो रहा है, पूरे इजराइल में क्या हो रहा है। ये जो 2 घटनाएं हुई, 17 अप्रैल नहारिया और ये 23 अप्रैल को जो यहाँ पर शरागा जो बैरिक्स हैं, अक्का भी कहते हैं उसको, एकड़ जो टाउन है, उसमें जो हिजबुल्लाह ने जो प्रिसाइज अटैक्स किए। अच्छा, हिजबुल्लाह का देखिए क्या है कि उसके पास रॉकेट्स की कमी नहीं है, उसके पास रेंजेस देखिए उसके बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि एक ईरान की फतेह मिसाइल को उन्होंने अडेप्ट करके त्रिशीन मिसाइल बनाई है, जिसकी करीब 300 किलोमीटर रेंज है। अभी तक उन्होंने वो यूज़ नहीं किया है। अभी आप सोचिए, और जिस दिन अगर हिजबुल्लाह उसको यूज़ कर लेगा तो क्या होगा। दूसरी बात देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो आज जो अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा फ़िलिस्तीन के अंदर जो हो रहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट्स और कुछ हैं जो फ़िलिस्तीन के बाहर के हैं, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के हैं, उसके भी और भी जो यूरोप में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। यमन ने आज एक और स्ट्राइक कर दी, अभी उसके डिटेल्स नहीं आए, लेकिन यमन की तरफ से बयान आया, खासतौर पे जब नासिर कॉम्प्लेक्स में जब मास ग्रेव्स मिले हैं। आपको पता होगा नासिर कॉम्प्लेक्स में
मास ग्रेव्स मिले, और मैंने आपको बताया था कि और उसमें किसी का सर गायब, किसी के हाथ नहीं है, किसी को ऐसे हैंडकफ किया हुआ है, वैसे ही वो मर गया। मतलब पूरा एक एग्जीक्यूशन हुआ है, बच्चों का एग्जीक्यूशन हुआ, इजरायली सेना ने उनको मारा है। और जो दुनिया में ये सवाल उठ रहा है कि जेनीवा कन्वेंशन के जो खिलाफ है। अमेरिका में जो छात्र आंदोलन चल रहा है उसमें तो ये बहुत कस के ये बात गूंजी है, जिसके बड़ी यूनिक कुछ फीचर्स हैं अमेरिका के छात्र आंदोलन के, जिनको मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी देखिए क्या है, यमन की बात मैंने की, इसके बाद एक और खबर आई है। एक और खबर क्या आई है कि जो 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल को स्ट्राइक किया, 13 अप्रैल को, तो उससे कई विशेषज्ञों का कहना है पश्चिम के कि भाई ईरान जिस दिन एंटर किया इस लड़ाई में उस दिन इजराइल हार गया। अब आप कहेंगे ये कैसे? यही बात है क्योंकि 2015 दिसंबर जिस दिन रशियन प्लेन्स सीरियन स्काइज में आ गए, जब रशिया ने कह दिया अब हम सीधे आ रहे हैं मैदान में, तो और अमेरिका तमाम अपने आतंकवादी गुटों के माध्यम से सीरियन गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब रशिया मैदान में आ गया दिसंबर 2015 में, तो उसी दिन सीरियन वॉर खत्म हो गई। बैटल्स चलते, वो अभी भी चल रही, छुटपुट बैटल्स चल रही, लेकिन वॉर खत्म हो गई क्योंकि ये डिसाइड हो गया कि सीरियन जो गवर्नमेंट है उसको आप हिला नहीं सकते। कुछ एरिया आप सीरिया का भले ही कब्जा किए हों जिसको लेके छिटपुट लड़ाई चलती रहेगी, कभी कोई बड़ी लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन वो बैटल्स होंगी। वॉर तो रशिया और सीरिया और ईरान और ये पूरा जो एक्सेस है, चाइना, ये सब लोग तो मिलके जीत गए हैं सीरिया की वॉर। जो इजराइल की वॉर है, गाजा की वॉर है, उसमें भी जब से ईरान सत्ता में आया, ईरान के पूरी तरह से जो स्ट्राइक ईरान ने किया, उस स्ट्राइक को करते ही ये बात साबित हो गई कि ईरान अब क्योंकि आ गया है मैदान में, इसलिए अब इजराइल के लिए लड़ना लगभग असंभव है। जैसे जैसे, क्योंकि आप देखिए लॉजिस्टिकली देखिए, इजराइल चारों तरफ से घिर गया और ये बात कोई कह नहीं रहा है, और इस बात को कहने में दिमाग खुल जाता है कि 13 अप्रैल से ही इजराइल की जो लड़ाई, जो गाजा की जो वॉर है, वो खत्म हो चुकी है। अब ये जो सारी बातें हैं वो जो, अब देखिए एक और इसमें पहलू मैं आपको बताऊं, जो ये बात कही जा रही है कि 130 जो अभी होस्टेजेस इजराइल के, वो हमास के पास हैं, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के पास हैं। उसमें जो नेगोशिएशंस चले तो नेतन्याहू ने कहा कि उसमें से करीब 20 मार दिए गए हैं। ये अब मतलब अपने स्टेक्स को वो करने के लिए, बढ़ाने के लिए कि देखो 20 तो मर गए, अब 130 के बजाय 110 हैं, कभी कहते हैं 30 मर गए। लेकिन उस पर हमास का स्टेटमेंट आया है आज पहली बार, और हमास ने कहा है कि 30 लोग जो ये कह रहे हैं मर गए हैं, वो कौन लोग हैं? वो आईडीएफ जनरल्स हैं, आईडीएफ जनरल जिनको उठाया था 7 अक्टूबर को हमास ने। आईडीएफ जनरल हमास के कब्जे में हैं। शिन बेत ऑफिशियल, शिन बेत जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है, एफबीआई जिसे अमेरिका की है, शिन बेत के ऑफिशियल्स हमास के कब्जे में हैं, जनरल्स कब्जे में हैं, ऑफिसर्स और भी, एक ब्रिगेडियर जनरल भी कब्जे में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हमास के कब्जे में हैं। और एक बात जो पहली बार, यहिया सिनवार जिसको थक गए इजराइल ढूंढते ढूंढते, जो वहीं गाजा में है, मोहम्मद दैव, यहिया सिनवार, ये लोग, इस्सा मरवान, ये 3 मेन जो हमास के मिलिट्री प्लानर्स हैं। तो यहिया सिनवार के बारे में खबर आई कि यहिया सिनवार ने खुद इंस्पेक्ट किया कितने लोग कहाँ कहाँ जो हैं वो अभी जो इजरायली होस्टेजेस हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग मारे, क्योंकि बमबारी चल रही थी, इजराइल इतनी बुरी बमबारी कर रहा था, उसमें भी कुछ लोग मारे गए, कुछ इजरायली फौज ने खुद मार दिए, कुछ अपने वहाँ पर मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं रहे, और अलग अलग जगह थे सब लोग, और उस तरह का कोई फ़ोन का कम्युनिकेशन तो है नहीं कि तड़ से। तो वो यहिया सिनवार ने पूरा इंस्पेक्शन किया, और उसने ये, और उसकी तरफ से ये खबर आई कि रेजिस्टेंस इज़ फाइन, रेजिस्टेंस अब जीत रहा है, और उसके साथ साथ जितने भी कैदी हैं अब वो ऐसी जगह पहुंचा दिए गए हैं जहां से इनका बाप भी नहीं, ये शब्द मेरे शब्द नहीं है, ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के शब्द है कि इजराइल का बाप भी नहीं ढूंढ सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले,
चाहे कुछ भी कर ले, वो ये नहीं ढूंढ सकता है कि कहाँ पर ये जो होस्टेज हैं वो उनको रखा गया है। इसी से जुड़ी बात राफा ऑपरेशन की। राफा ऑपरेशन के बारे में एक नए प्लान्स इजराइल के जो हैं वो सामने आए। अब उन प्लान्स में क्या है कि करीब 500,000 से मिलियन जो गाजन्स हैं जो वहाँ पर हैं राफा में, उनको मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स बना बना के पुश करना, पहले स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर से तीसरे स्क्वायर, जो कि बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। अब एक नई चीज़ सामने आई है कि अमेरिका और अरब देशों की कुछ उनकी मदद से, जबकि अरब देशों की मदद ऐसी कोई सामने कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इजराइल का कहना है उनकी मदद से वो वहाँ पर एक पूरा एक मिनी सिटी बना रहे हैं। कहाँ पर? खान यूनिस में। खान यूनिस जहाँ भयंकर लड़ाई अभी भी चल रही है और जो जहाँ पर एक तरह से इजराइल हार गई है खान यूनिस की लड़ाई, वहाँ पर ये लोग एक अपना टेंट बनाएंगे, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ बनाएंगे, उसमें पूरा 1 मिलियन लोगों का 1 मिलियन लोगों का टेंट वहाँ पर बनेगा। कितना बड़ा गाजा है! 1 मिलियन लोगों को आप एक खान यूनिस में आप अकोमोडेट कर लेंगे। अरे किसको बेवकूफ़ बना देगा? मतलब ये बताओ कि कुछ तो रीजनेबल बात करो। और बातें इतनी बड़ी बड़ी, और आप देखिए ज़मीन पे कि तुम अपने 130 लोग हैं जिसमें आईडीएफ के सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनको आप छुड़ा ही नहीं पा रहे हो और आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, और आप कह रहे हो कि हमास की 4 बटालियंस बची हैं जो कि राफा में हैं, जो कि हास्यास्पद है, और उन 4 बटालियंस के पास होस्टेजेस है। अरे होस्टेजेस तुम्हें बाप नहीं पता कर सकता, खुलेआम हमास ने चैलेंज किया है। दूसरी बात देखिए आप कितनी महत्वपूर्ण है कि ये लोग जो हैं अपने मतलब इस पूरे प्लान में, ये जो राफा प्लान है, इसमें ये लोग बड़ी बड़ी लंबी छोड़ रहे हैं, लेकिन लंबी छोड़ने के साथ साथ एक क्रूअल्टी भी इसमें है, क्योंकि ये वाकई सिविलियंस को और ज़्यादा मारेंगे, सिविलियंस की मौत और ज़्यादा होगी। लेकिन जो मैंने आपको बताया था कि राफा में जो प्लानिंग है हमास की, कि वो एक वहाँ पर एक क्रॉस रोड है जो बिल्कुल धंसा हुआ है, उसमें वो इजरायली फोर्सेस को ट्रैप करेंगे। 1-2 और प्लान हैं जो अभी हम रिवील नहीं कर सकते हमास के पास, जो जिसमें वो आईडीएफ को ट्रैप करेंगी और अपने नागरिकों तक पहुंचने नहीं देंगे। उसमें कुछ भी हो सकता है देखिए, लेकिन राफा में हमास की 4 बटालियंस हैं केवल, और पूरे हमास ख़त्म हो गया। ये कितनी हास्यास्पद बात है। अभी तक मतलब बेत हनून और बेत लहिया जो कि उत्तर गाजा में, वहाँ अभी तक लड़ाई चल रही है। आज की बात है, कितने स्ट्राइक्स हुए हैं वहाँ पर, मरकवा टैंक्स हमास ने उड़ाए हैं। उसके बाद मध्य गाजा में लड़ाई चल रही है। हर जगह जहाँ कहीं भी इजराइल ने कहा था नेटजरीम एक्सेस हमने एक बना दिया है, 16 किलोमीटर जो गाजा स्ट्रिप के हैं वहाँ पर कोई नहीं घुस सकता, वहाँ घुस के मारा, वहाँ घुस के हमास ने मारा। तो ये जो सारी बातें, अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि हमास, लोग ये सोचते हैं कि हमास एक ही रेजिस्टेंस फैक्शन है। अरे वहाँ पर कम से कम 7 रेजिस्टेंस फैक्शंस हैं, और अगर हमास के पास 40,000 लोग हैं, 50,000 लोग हैं, तो उन सबके पास 10-20 हज़ार हैं। कितने हो जाते हैं? लाख से ऊपर हो जाते हैं। और आप तो कुछ कह ही नहीं रहे हो हमास के अलावा कि PFLP के पास जो 25,000 फाइटर्स हैं वो उनका क्या हुआ? उनको भी मार दिया आपने। आप ये कह ही नहीं रहे हो कि मुजाहिदीन ब्रिगेड्स के पास जो 20 से 25,000 फाइटर्स, आप ये नहीं कह रहे हो कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के पास जो इस तरह के फाइटर्स, आप ये नहीं कह रहे हो कि DFLP के पास, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, एक अलग ग्रुप है, उसके पास कितने फाइटर्स हैं। लाखों फाइटर्स गाज़ा में अभी मौजूद हैं जस का तस, और वो अपनी मजबूती से वहाँ पर वो बने हुए हैं। इसलिए ये जो सारी बातें हैं, देखिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो सारी बातें हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद एक और आप बात सुनिए, अभी जो अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका में जो बड़ा ही एक ज़बरदस्त, एक वहाँ पर कैलिफोर्निया में, देखिए अभी तक न्यूयॉर्क, अभी तक ईस्ट कोस्ट न्यूयॉर्क, जहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, वहाँ पर छात्र आंदोलन हुए। अब कैलिफोर्निया वेस्ट कोस्ट, वहाँ हो रहे हैं, वहाँ पर बर्कले कॉलेज जो कि वर्ल्ड फेमस बर्कले कॉलेज वहाँ, और उसके अलावा जो एक हम्बोल्ट एक छोटा शहर है कैलिफोर्निया में, जहाँ पर एक कैलिफोर्निया पॉलिटेक्निक कॉलेज है। उस कैलिफोर्निया
पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्टूडेंट्स ने पूरा कैंपस कब्जा कर लिया और पुलिस ने हमला किया और पुलिस का हमला फेल हो गया। पुलिस का हमला फेल हो गया। अमेरिका के इतिहास में मतलब जो ये पुलिस वर्सेस स्टूडेंट्स का इतिहास है उसमें देखिए, तो मैंने आप बार बार कहता हूं कि केंट स्टेट मैसाकर हुआ था 1971 में। 4 लोग केंट यूनिवर्सिटी के मारे गए थे और जिसको लेके अभी बयान भी आया है। बहुत सारे फिलिस्तीनी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जो इजरायली पैसा खाते हैं, उन्होंने उसको रेफर भी किया है। कभी ऐसा हुआ नहीं अमेरिका में कि यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स कहेंगे देखो उसको याद करो, उस मसाकर को 4 लोग मारे गए थे, तुम लोग भी मारे जाओगे। ऐसा कभी नहीं हुआ अमेरिका का ये कल्चर नहीं है, ये पहली बार हो रहा है। ये इजरायली पैसे का, इजरायली उसका पूरा प्रेशर है। उसके अलावा ये कि जो पॉलिटेक्निक के जो कैलिफोर्निया के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो टैक्टिक्स दिखाई, टैक्टिक्स आप देखिए, जो वीडियो आया है कि उन्होंने एक कमरे में अपने को बंद किया, कमरे के बाकी दरवाजे बंद कर दिया, एक एंट्रेंस खोली रखी। अब उस एक एंट्रेंस में जो कि नैरो है, उस एक एंट्रेंस में पुलिस घुसने की कोशिश कर रही है। तो पुलिस घुसने की कोशिश कर रही है, इधर से स्टूडेंट्स हजारों वो एक दूसरा धक्का दे रहे हैं। उधर से पुलिस धक्का दे रही है, इधर से स्टूडेंट्स धक्का दे रहे हैं। पुलिस धक्का दे रही है, स्टूडेंट्स धक्का दे रहे हैं। अब पुलिस स्वॉर्म नहीं कर सकती उसको, क्योंकि उसके लिए उसको दूसरे ग्लासेस तोड़ने पड़ेंगे और दूसरे ग्लासेस तोड़ने की उनके पास परमिशन नहीं है। और परमिशन अभी मतलब उनको तोड़ना, उन ग्लासेस को तोड़ने का मतलब है कि हैवी इक्विपमेंट चाहिए। अगर परमिशन मिल भी जाए तो हैवी इक्विपमेंट से आप कर नहीं सकते। तो आप इमेजिन करिए, एक ग्लास, आगे ग्लासेस हैं, पूरा एक छोटी सी बिल्डिंग है, स्टूडेंट्स उसमें करीब 1000 स्टूडेंट्स हैं, उधर 1000 पुलिस वाले हैं और वो लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको पीछे ढकेल रहे हैं। उसमें 2 घंटा, 2 से ढाई घंटा, पूरे 4 मिनट का वीडियो है, 2 से ढाई घंटा संघर्ष हुआ। और उस संघर्ष में अल्टीमेटली पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा, जबरदस्ती ले गए, उनको लाठियों से मारा, उनकी हड्डियां तोड़ी, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन पुलिस पीछे हट गई और यही नहीं, पुलिस पूरी तरह से विड्रॉ कर गई। मतलब वहां पर यह हालत हो गई है कि पुलिस ने ये कह दिया है कि भाई हम इन स्टूडेंट्स को यहां से बाहर नहीं कर सकते। तो कैलिफोर्निया, अच्छा, उसके बाद जैसे ही ये विक्ट्री हुई, 1000 लोग और आ गए, जो नागरिक हैं कैलिफोर्निया के वो और आ गए। और लगातार नारे क्या लग रहे थे जब पुलिस से स्ट्रगल चल रहा था? फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन, इजराइल इज अ नाजी स्टेट, फ्री पैलेस्टाइन, फ्री पैलेस्टाइन। अब देखिए ये चीजें, मैं जब छात्र था 1980s अर्ली 90s की बात, हम लोग जो एक लड़ाई लड़ते थे छात्रों की और पुलिस की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं छात्र नेता था और वहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाइयाँ होती थी उस समय। जो उस समय तक मतलब ये मंडल कमंडल वगैरह उस तरह का प्रभाव नहीं आया था। स्टूडेंट्स में एक बड़ी यूनिटी थी और हम लोग ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं पुलिस से, घंटों लड़ाइयाँ लड़ी हम लोग ने। अशोक सिंघल 1993 में बाबरी मस्जिद जो है उसको ढाया गया 6 दिसंबर 1992 को, और 26 जनवरी 1993 को अशोक सिंघल आ रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। उस समय एबीवीपी प्रेसिडेंट था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, कभी हम लोग होते थे, कभी एबीवीपी। तो एबीवीपी प्रेसिडेंट था, उसने बुलाया था और वो फ्लैग होस्टिंग करने आ रहा था। हम लोगों ने घुसने नहीं दिया अशोक सिंघल, जबकि हम लोग विपक्ष में थे। और उसमें हम लोग ने यही टैक्टिक्स अपनाई। हम लोग मतलब एक जगह से हम लोग पत्थर चलाते, फिर हम लोग दूसरे चौराहे पे चले जाते, फिर हम लोग इकट्ठा होते, फिर पत्थर चलाते, फिर तितर बितर हो जाते, फिर हम लोग इकट्ठा होते, फिर तितर बितर हो जाते। इस तरह से पूरे दिन भर करीब 6-7 घंटा लड़ाई चली थी। अंत में अशोक सिंघल नहीं आ पाया। पूरे एक अपराइजिंग कैंपस में हो गई और वो इतिहास था, क्योंकि उस घटना के बाद 1993 के जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी हार गई थी। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के बाद, ढहाने के बाद भी बीजेपी चुनाव हार गई 1993 का, जब एसपी बीएसपी का अलायंस बना। और मुलायम सिंह उस समय नेता थे, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रास्ता दिखाया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया इस समय गाजा के मुद्दे पे, पैलेस्टाइन के मुद्दे पे, ये केवल ट्रिगर है। जो स्टूडेंट्स का बयान आया है वो यही आया है कि गाजा का इशू एक ट्रिगर है। दरअसल हम लोग व्यवस्था बदलना चाहते हैं, हम लोग व्यवस्था बदलना चाहते हैं। ये
जो अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है, और वो अपने यहाँ की व्यवस्था से तंग है। और यही होता है, इसी तरीके से ग्लोबल मूवमेंट्स इमर्ज करते हैं। आप हर तरह का देख लीजिए, जब भी कोई ग्लोबल मूवमेंट इमर्ज किया है तो कोई एक कोई ट्रिगर पॉइंट होता है, उस ट्रिगर पॉइंट के बाद लोकल प्रॉब्लम जुड़ने लगती है। भारत बहुत दिन अछूता नहीं रह गया, आप देख लीजिएगा, ये चुनाव अभी है, चुनाव हो जाए उसके और ये अभी तो इजराइल का मुद्दा लंबा चलेगा, क्योंकि देखिए मैंने जो कहा कि 13 अप्रैल 2024 को इजराइल लड़ाई हार गया, और लेकिन बैटल्स चलेंगी। अभी राफा में बहुत खून खराबा होगा, और राफा में आप देखिएगा कि इजराइल कैसे फंसेगा, क्योंकि वो नेतन्याहू का एक मतलब उसके दिमाग की एक ठसक कह लीजिए, उसके दिमाग की सनक कह लीजिए, वो ये है कि हम राफा में घुसना चाहते हैं। राफा में घुसो, राफा में घुसो, तो घुसो राफा में। उसके बाद राफा में इतना तुम मारे जाओगे, तुम्हें अभी एहसास नहीं है। ठीक है, तुम्हारे सैनिक मारे जा रहे हैं, तुम्हें अपने सैनिकों से मतलब नहीं, वो दुनिया देख चुकी है। ये भी दुनिया देख चुकी है कि तुम्हें केवल बिजनेस से तुम्हें मतलब है। राफा में तुम फिर झूठ बोलोगे, अपने हताहतों की संख्या छुपाओगे, और जो हथियार यूज़ कर रहे हो उसको दिखाओगे कि देखो नया हथियार ये हमने यूज़ किया, ये हमने उसको बेचने के चक्कर में। तो ठीक है भाई, वो सब कर लो तुम, लेकिन इतिहास में तो तुम एक ढहते हुए सूरज हो, खत्म होने वाले सूरज हो। उगता हुआ सूरज तो फिलिस्तीन है, गाजा है। इस बारे में भी कोई शक है क्या किसी को? आप नेतन्याहू के आदमियों से बात करिए, मेरे मित्र हैं वहाँ, जो यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कुछ JNU के इजरायली स्टूडेंट्स उस समय के अर्ली 90s के, और हमसे और वो लोग वहाँ जाके इजरायली ऑपोजिशन में हैं, और उनसे आप बात करिए, वो लोग साफ साफ बताते हैं कि इजराइल अंदर से टूट रहा है, और इजराइल जो है वो बहुत दिनों तक इस चीज़ को नहीं झेल सकता। इसलिए देखिए, इस समय टिके रहना बहुत ज़रूरी है। इस समय मजबूती के साथ एक जो अपना जो सच्चाई का पक्ष है उसको लेके खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में, भारत में कैसे हम ये जो ग्लोबल मूवमेंट चल रहा है, अब ये फिलिस्तीन और गाज़ा तो है ही केंद्र में, ये ग्लोबल मूवमेंट हो गया। और इस ग्लोबल मूवमेंट किसके खिलाफ है? ये अमेरिका, ये हमेशा याद रखिएगा, ये दिस ग्लोबल मूवमेंट इज अगेंस्ट द इजरायली अमेरिकन नेटो हेजेमनी, जो पूरी दुनिया को जो कब्जा करने की और इकोनॉमिक्स में डोमिनेट करने की, सोशल लाइफ में, पॉलिटिक्स में डोमिनेट करने की जो पूरी इनकी कोशिश है, नए रूल्स लिखने की। नए रूल्स में मतलब जो मध्यम वर्ग और जो निचला वर्ग है वो दब के रहेगा, और जो 1% लोग जो 99% रिसोर्सेज पे कब्जा करके रखे उनका शासन रहेगा, और उसका आप विरोध भी नहीं कर सकते। जो पहले विरोध करने की आपको आज़ादी थी वो भी हम ख़त्म करेंगे। लेकिन फाइट बैक देखिए आप, अमेरिका में क्या हुआ, स्टूडेंट्स के मूवमेंट ने आपको कैसे पीछे कर दिया। दूसरी बात, और दो बातें हुई, इजराइल में गाज़ा में, फिलिस्तीन में महिलाएं आके स्टैबिंग ऑपरेशंस करने लगी। अभी आज की बात है, एक महिला को स्टैबिंग ऑपरेशन के दौरान फिलिस्तीनी महिला को इजरायली पुलिस ने गोली मारी, लेकिन गोली मरने से पहले उस महिला ने चाकू चला दी। उसके बाद देखिए, एक और महिलाओं की टीम बनी है। उन महिलाओं की टीम को बाकायदा ट्रेन किया जा रहा है मोर्टर गोलों में, क्योंकि इजराइल दिखाता है कि महिलाएं हमारे फौज में हैं और वुमेन एम्पावरमेंट हम कर रहे हैं। मतलब बच्चों को मारना जान से, वो उनके लिए वुमेन एम्पावरमेंट है। वो जो महिलाएं हैं, अच्छा वो महिलाएं अपने वीडियोज डालती हैं प्रोवोकेटिव पोजेज में, मतलब पूरा माल की तरह अपने को बेचती हैं, और फिर उनको ये वुमेन एम्पावरमेंट है। लेकिन जो फिलिस्तीनी महिलाएं ट्रेन हो रही हैं, आप देखिए, वो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक सैनिक लिबास में ट्रेन हो रही है। उनका पूरा जो उनकी जो मेथडोलॉजी है, उनका जो डिसिप्लिन है, वो वाकई वॉरियर्स है। और ये धीरे धीरे आपको आने वाले समय में और दिखाई पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और, राफा में जो पूरी स्थिति बन रही है, राफा में एक सिटीजन्स काउंसिल और ट्राइबल काउंसिल, जो फिलिस्तीनियों के डिफरेंट ट्राइब्स हैं और कुछ सिटीजन काउंसिल्स हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया।
और इजराइल का कोई भी ऐसी कोशिश कि वो शिविर लगाए और मेडिकल कैंप लगाए और सबको खान यूनिस में शिफ्ट करे, उसका अब वो लोग भी विरोध करेंगे। तो एक तरह का जो एक सिविल रेजिस्टेंस मूवमेंट है वो भी चलेगा, साथ साथ आर्म स्ट्रगल भी चलेगा, सिविल रेजिस्टेंस मूवमेंट भी चलेगा। इधर महिलाओं के द्वारा युवा और महिलाएं जो इंडिपेंडेंट युवा और महिलाएं जो हमला कर रही हैं इजरायली सोल्जर्स पे, वो भी चलेगा। आज का वीडियो यहीं तक। हम बहुत जल्द आपके सामने दूसरा वीडियो लाएंगे।